ठीक है। अब यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हुई? एनालॉग इमेज वो इमेज होती है जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं वाया इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है। और अगर एनालॉग इमेज प्रोसेसिंग की बात करें हम, ये अपन आगे पढ़ेंगे तो अभी नहीं पढ़ते। एनालॉग इमेज आप लोग को समझ में आया? हाँ सर। तो जो आप टेलीविजन पे इमेज देखते हो वो एनालॉग इमेज है, डिजिटल नहीं है। जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो वो भी एनालॉग है, पेंटिंग भी एनालॉग है, सिटी स्कैन, मेडिकल इमेज, एक्सरे, ये सारी एनालॉग है। कोई भी चीज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो एनालॉग होती है। क्यों? क्योंकि उसको मैनिपुलेट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। ठीक है। डिजिटल इमेज अपन देखते हैं। अब फिर डिजिटल इमेज क्या हो सकती है? क्योंकि अपन ने इसी टाइप की इमेज सुनी है। फिर ये क्या होगी? कोई भी इमेज जिसमें हम कलर को प्रोसेस करते हैं उसको हम डिजिटल इमेज का एग्जांपल बोल सकते हैं। कोई इमेज जिससे हम रिकग्निशन कर रहे हैं वो एक डिजिटल इमेज का प्रोसेस, वो डिजिटल इमेज है। हम नंबर ऑफ इमेजेस से कोई वीडियो बना रहे हैं, वीडियो प्रोसेसिंग, वो एक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है। डिजिटल इमेज यानी कि क्या हो सकता है? डिजिटल इमेज वो होता है जिसमें हमारी मैट्रिक्स बनती है, जो मैट्रिक्स पिक्सल और एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। एनालॉग और डिजिटल में आपको हल्का फुल्का पता चला होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि आखिर जो अपनी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग अगर आप पढ़ोगे या डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पढ़ोगे, कोई भी चीज पढ़ोगे, तो उसमें क्या होता है कि प्रोसेसिंग होती कैसे, यानी कि स्टार्टिंग कैसे होती है, वो देखेंगे अपन। एक हमारे यहाँ पे सिग्नल आया, सपोज एनालॉग। अब एनालॉग सिग्नल कुछ भी हो सकता है, एनालॉग इमेज हो सकता है, एनालॉग सिग्नल हो सकता है। ठीक है। फिर एक यहाँ पे हमारा कन्वर्टर होता है, ए टू डी। A is for analog and D is for digital। फिर एक सिस्टम होगा हमारा, अगर सिग्नल है तो डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी तो डीआईपी। अगर इमेज कर रहे हैं तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट होगा तुम्हारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। और जो लास्ट में हमारा डेटा आएगा वो आएगा डिजिटल डेटा। इसी डेटा को हम प्रोसेस करेंगे, जिसको लास्ट में हम बोलेंगे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग डेटा, यानी तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग डेटा। ये सिंपल ब्लॉक डायग्राम है किसी भी चीज को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने का, हमेशा यही रहेगा। कोई सिग्नल होगा उसको ए टू डी में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हमारा जो होस्ट सिस्टम है वो उसको रीड कर पाएगा और उसको प्रोसेस कर पाएगा। फिर जो हमारा अगला जो कन्वर्टर होगा वो डिजिटल टू एनालॉग करेगा, ताकि हम उसको समझ पाए। क्योंकि मैंने एक ये इमेज बताई थी आपको, ये वाली, ये डिजिटल इमेज है। अगर इसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर ये इमेज बोलना क्या चाह रही है। ये बोल रही है कि ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है। इसीलिए हमको ए टू डी कन्वर्जन के बाद फिर से डी टू ए कन्वर्जन करना ही पड़ता है। ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। चलिए ठीक। अब पर्पस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, जो हमने अभी एप्लीकेशन देखे थे ना इमेज प्रोसेसिंग के, उसी को आप पर्पस में लिख सकते हो, बट कुछ बुक्स में इस टाइप से लिखा रहता है: विजुअलाइजेशन, इमेज शार्पनिंग एंड रेस्टोरेशन, इमेज रिट्रीवल, मेजरमेंट ऑफ पैटर्न और इमेज रिकॉग्निशन।
मैं ये डेफिनेशन भी और वो डेफिनेशन दोनों नोट्स में डाल दूंगा। ठीक है, इसमें कुछ समझाने को नहीं है, सिर्फ नॉर्मल वर्ड्स हैं। बस मैं एक बार बता देता हूँ। विजुअलाइजेशन मतलब कि हमको देखने में कोई चीज अच्छी दिखे और हम उससे सारे जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो अच्छे से निकाल सकें। इमेज शार्पनिंग मतलब अगर मान लीजिए इमेज में शार्पनेस कम है तो उसको शार्पनिंग कर दिया। रेस्टोरेशन ऐसे ही होता है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई इमेज है जिसको बहुत पुरानी इमेज है, सपोज कोई, आप लोग ने देखा होगा आजकल क्या होता है कि कई बार जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है उसको कलर फिल्म में भी कन्वर्ट किया जा रहा है, तो रेस्टोरेशन उसी के अंडर आएगा। ठीक है। इमेज रिट्रीवल नथिंग एल्स कि अगर मान लीजिए कोई इमेज है, उस इमेज के अंदर ऑलरेडी मान लीजिए किसी एक पर्सन की बस हमको इमेज कट करनी है तो उसको क्रॉप करना कहते हैं अपन। तो अगर हमको उसको क्रॉप करना है तो वो एक इमेज रिट्रीवल का पार्ट हो गया। मेजरमेंट ऑफ पैटर्न, जब हम हिस्टोग्राम वगैरह पे अगर आएंगे, अगर आप लोग के सिलेबस पे होगा तब हम उसमें पैटर्न मेजर करेंगे कि इमेज का जो पैटर्न है वो किस साइड में जा रहा है, यानी कि उसका जो ग्रे स्केल है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। उसका रेड ह्यू, एक वो टर्म होती है कि इसमें रेडनेस कितनी है इमेज में और जो दूसरे कलर्स हैं वो कितने हैं। इमेज रिकग्निशन तो नाम से ही सिंपल है, किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना। सपोज सैटेलाइट से हम किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, तो ऑलरेडी जो सैटेलाइट इमेज लेता है उसके अंदर हम लोग ऑलरेडी काफी सारी प्रोसेसिंग के लिए चीजें डाल के रखते हैं, और वो जो डेटा होता है जो पहले से हमने लेके रखा है उसको या तो मशीन लर्निंग से या तो न्यूरल नेटवर्क से, इन दोनों के थ्रू हम पहले से ही सिस्टम को बता देते हैं कि अगर आपको इस टाइप का कुछ दिखे, सपोज अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो आप समझ जाना कि वहां पे कोई सर्कुलर चीज है। अगर आपको इस टाइप का दिखे तो आप समझ जाना कि वहां पे स्क्वायर चीज है। बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग में, बट सिंप्लिसिटी के लिए। तो ऑलरेडी क्या होता है कि बहुत सारा डेटा उसके पास रहता है, उस डेटा से वो सिस्टम अपने आप लर्न कर लेता है, उसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं, और जिसके थ्रू हम करते हैं उसको हम न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो इमेज को रिकॉग्नाइज कर पाता है कि ये जो इमेज है वो क्या है। मेनली डिफेंस वगैरह में यूज होता है कि अगर मान लीजिए कोई मिसाइल आ रही है, सपोज इंडिया पे हिट हो रही है, तो सैटेलाइट ऑलरेडी उसको देख के बता देगा कि ये एक मिसाइल है, ना कि एक प्लेन है नॉर्मल। ठीक है। इमेज रिकॉग्निशन में और भी कई सारी चीजें यूज होती हैं, बट अभी जितना मेरे को याद आया मैंने आपको बता दी। लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग करके एक टॉपिक है, ये आगे आएगा अपन को। मैं भी सिर्फ सिंपल इतना बताता हूँ कि 3 टाइप के टर्म यूज होंगे इसमें। एक होता है तुम्हारा लो लेवल प्रोसेसिंग, जिसमें हम स्मूथनिंग करते हैं इमेज की, जिसमें हम नॉइस को रिमूव करेंगे, शार्पनेस ऐड करेंगे, कॉन्ट्रास्ट ऐड करेंगे, कलर कन्वर्जन या कलर करेक्शन। इसको हम लो लेवल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया। सपोज एक इमेज है और अपने आजकल मोबाइल में नहीं, यहाँ पे एक रहता है अपना शार्पनेस का, एक होता है कॉन्ट्रास्ट का, एक होता है कलर का, स्लाइडर होता है। प्री डिफॉल्ट कहीं पे सेट होता है, सपोज इधर पे सेट है, इसको अगर हम इधर से उधर कर देंगे, स्लाइड कर देंगे, इसको हम यहाँ से यहाँ ले गए तो ये कलर इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये रेड कलर है तो उस इमेज का रेड कलर थोड़ा एनहांस हो जाएगा। ब्लू कलर है, ब्लू कलर एनहांस हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट एनहांस करने के लिए, शार्पनेस, शार्पनेस एनहांस करने के लिए। वो हम करते कैसे हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। मिड लेवल में ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करना, ये हमारा कब काम आता है? आप लोगों ने कई सारी मूवीज देखी होंगी कि कोई बंदा अगर अंदर आ रहा है, सपोज इंडियन एम्बेसी है यूक्रेन में, वहां पे मान लीजिए कोई बंदा अंदर आ रहा है, उसके हाथ में गन है, तो हमको पहले ही पता चल जाए कि उसके पास गन है, तो वो क्या करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन रहता है। तो अगर बंदे के हाथ में गन है
गन तो मैं बना नहीं पाऊंगा। मान लो बंदे के हाथ में गन है, वो रिकॉग्नाइज कर देगा, एक सायरन बज जाएगा कि जो भी पर्सन आ रहा है वो हेविली आर्म्ड है। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन अब भी नेक्स्ट इमेज में हम पढ़ेंगे। हाई लेवल में क्या होगा, ऑटोनोमस नेविगेशन, इमेज सीक्वेंस प्रोसेसिंग वगैरह होता है, और सीन अंडरस्टैंडिंग, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। मैंने लास्ट टाइम वीडियो का बताया था, वो आपको सिलेबस में जरूरत नहीं है, बस मैंने एग्जांपल के लिए बताया था। इमेज डेफिनेशन फिर से बताना एक बार। हेलो। हेलो सर। हेलो। हाँ, हाँ सर। इमेज डेफिनेशन बताना है आप लोग को फिर से एक बार। हाँ सर, बता दीजिए सर। बहुत तेज तो नहीं चल रहा कि मैं और स्लो चलूं? नहीं नहीं सर, ठीक है। मैं नोट्स भेज दूंगा, फिर अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछना, ठीक है? ओके सर। हाँ सर, ठीक है। इमेज डेफिनेशन मैंने बताया था कि जो नॉर्मल इमेज होगी, हाँ मैंने शायद ये नहीं बताया था, एनालॉग इमेज हमेशा 2D ही होगी, कभी भी 3D नहीं हो सकती, ठीक है? जो हमारी डिजिटल इमेज है उसको हम 3D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट वो भी हमको 2D ही दिखती है। बट वो एक तरीके से ऑप्टिकल इल्यूजन होता है जिससे हम 3D देखते हैं। जैसे आप दोनों ने गूगल मैप यूज किया होगा, उसमें क्या होता है कि जब आप गूगल अर्थ, सॉरी, ठीक है, गूगल मैप में होता है कि नहीं पता, गूगल अर्थ में एक ऑप्शन आता है 3D यूज करने का। जब आज आप जाना उसमें, ओपन करना गूगल अर्थ को, किसी भी एक लोकेशन पे जाना, वहां पे आप 3D का टैब मिलेगा आपको राइट हैंड साइड में नीचे कॉर्नर पे। उसको जब आप छुओगे तो हल्का सा जो होगा ना, इंक्लाइंड हो जाएगी इमेज, और वो आपको 3D व्यू टाइप का दिखेगा। खासकर किसी बिल्डिंग के पास देखोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। वरना मेनली जो भी इमेज होती है वो 2D फॉर्म में होती है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट में। एक्स और वाई को हम स्पेशियल कोऑर्डिनेट बोलते हैं। स्पेशियल मतलब होता है प्लेन, प्लेन कोई एक एक्स प्लेन हो गया और एक वाई प्लेन हो गया, ठीक है? स्पेशियल का और कोई अलग से मतलब नहीं होता है। एफ एक्स वाई क्या होगा, उस पॉइंट पे, यानी कि जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट पे उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको एफ एक्स वाई बोलते हैं, ठीक है? अब एक टर्म थी जो मैंने लास्ट टाइम नहीं बताया था, वो बता देता हूँ। डिजिटल इमेज की भी डेफिनेशन यही होती है। सपोज एक्स वाई हमारे स्पेशल कोऑर्डिनेट है, एफ एक्स वाई होगा हमारा उसकी वैल्यू उस कोऑर्डिनेट पे जो भी होती है, और ये जो एफ एक्स वाई होगा, इसी को हम डिफाइन करेंगे कि ये हमेशा फाइनाइट होगा। फाइनाइट मतलब क्या होगा, रेंज बाउंड। मैंने बोला था आप लोग को एनालॉग सिग्नल की रेंज कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो हमारा डिजिटल सिग्नल होगा उसको हम रेंज बाउंड रखेंगे, ताकि हमको स्टोरेज में इजी हो, और जो सिग्नल हो हम उसको ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकें। ये क्वांटिटी डिस्क्रीट होगी, और इसी को हम बोलते हैं डिजिटल इमेज। तो डिजिटल इमेज इज कंपोज्ड ऑफ finite number of elements, finite number of elements which has a particular location। particular location यानी कि जो एक्स वाई होगा उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी। सपोज 256 इधर है, 121 इधर है, तो इन दोनों की लोकेशन एक पर्टिकुलर होगी। ये नहीं है कि 256 इधर है तो 256 इधर भी हो सकता है, बट इसकी लोकेशन फिर चेंज है, ठीक है? तो डिजिटल इमेज इज कंपोज्ड ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ईच ऑफ विच हैज अ पर्टिकुलर लोकेशन एंड वैल्यू। और ये जो वैल्यूज हैं, ये जो हमने लिखी है यहाँ पे, इन वैल्यूज को हम बोलते हैं या तो पिक्चर एलिमेंट,
otherwise sometimes we say as image element, pels, और मोस्ट जो वाइडली यूज टर्म है जो आप लोग ने भी यूज किया होगा, पिक्सल्स। तो ये जो एफ एक्स वाई की वैल्यू होगी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकती है, हमेशा रेंज बाउंड होगी। ये वाली वैल्यू होगी, ये होगी पिक्सल। एक वैल्यू को पिक्सल, मल्टीपल वैल्यूज को हम पिक्सल्स बोलेंगे। ठीक है, अब आगे और समझते हैं। डिजिटल इमेज जो भी होगी हमारी, ये जो हमने बताया था ना डिजिटल इमेज, यहाँ पे ये वाली, ये इस डिजिटल इमेज में, ये हमारी एनालॉग इमेज थी, इसको हम डिजिटाइज किया और ये डिजिटल बन गई। इस इमेज में क्या खासियत है, ये इमेज एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होगी, कुछ ना कुछ इसमें रो होंगे, सपोज m रो है और n कॉलम है। ठीक है, इसमें ईच पिक्सल, यानी कि इस इमेज का ईच पिक्सल रिप्रेजेंट करेगा, ईच पिक्सल रिप्रेजेंटेड बाय k बिट्स। k की जगह x भी बोल सकते हो, बट मोस्टली k यूज होता है। मैं नोट्स दूंगा, उसमें सब लिखा रहेगा, आप लोग अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो। तो अब k बिट में होगा तुम्हारी जो पूरा, यानी कि ईच पिक्सल ईच रिप्रेजेंटेड बाय k बिट्स। अभी क्या है, मैंने बोला था आपको ये फाइनाइट होगी। फाइनाइट क्यों होगी, अब ये देखते हैं। सपोज जो भी हमारी इमेज है वो एक मैक्सिमम वैल्यूज की होती है, उससे ज्यादा अटेन नहीं कर पाएगी। अगर हमने उसको k की वैल्यू को असाइन करके रखा है 8, तो जो पिक्सल होगी, यानी कि जो हमने पिक्सल निकाल रहे थे एफ एक्स वाई, उसकी वैल्यू 2 टू द पावर 8, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि k को हम असाइन कर देंगे। जब हम उसको डिजिटाइज करेंगे तो हम k असाइन कर देंगे। ठीक है, तो अगर ये जो इमेज है इसमें तो हमारी कुछ नहीं है, वैल्यू 2 ही है, क्योंकि 2 टू द पावर 1 कर दिया है शायद, इसलिए क्योंकि जहां पे हमारा इस इमेज में हमें और कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं था, या तो ब्लैक चाहिए या तो कुछ नहीं चाहिए, इसलिए 2 टू द पावर 1 तो 2 होगी। 2 मतलब क्या, 0 और 1, 2 कभी नहीं आएगा। तो अगर 2 टू द पावर 8 कितना होता है, 256 शायद, हाँ 256। तो वैल्यू होगी 0 से लेके 255, 255 ये प्लस 0 तो हो गई ना 256। ठीक है, क्या समझा हमने कि डिजिटल इमेज कंसिस्ट ऑफ अ मैट्रिक्स विथ m रो एंड n कॉलम, m रो और n कॉलम, m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स बनेगी। ईच पिक्सल ईच रिप्रेजेंटेड बाय k बिट्स, सारे पिक्सल k बिट्स से रिप्रेजेंट होंगे। और पिक्सल कैन दस हैव अ वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर k डिफरेंट वैल्यू। जो भी पिक्सल होगा उसकी वैल्यू 2 टू द पावर k डिफरेंट वैल्यू पे हो सकती है। तो अगर k की वैल्यू 8 है तो 256, k की वैल्यू अगर 6 है तो अलग वैल्यू आएगी, k की वैल्यू अगर 2 है तो 4 वैल्यू आएगी, इस टाइप से। ठीक है, हाँ, अब क्या बचा, हाँ, इमेजेस। ये भी एनालॉग इमेज है क्योंकि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। डिजिटल इमेज, ये जो स्क्रीन पे दिख रही है उसका ये बनी है मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमेशा मैट्रिक्स बनी रहेगी। अगर हम इस मैट्रिक्स को चेंज कर दें, सपोज 56 को हम अगर 57 कर दें, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो जाएगी। अगर हमको ऐसा कुछ करना है तो हमको सारी वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम एक को चेंज करते हैं, हम सबको चेंज करना पड़ेगा। और अगर हम पर्टिकुलर एक वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो वाली वैल्यू, यहाँ वाली जो वैल्यू है, कैसे बताऊं? यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है और यहाँ पे अगर कोई वैल्यू सेम आ रही है, और हमको उसको अगर डिफर करना है इस ऑब्जेक्ट से, तो हम सिर्फ जो यहाँ यहाँ पे वैल्यूज हैं उनको हम चेंज करेंगे और इस वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे।
ठीक है, ये अपन आगे पढ़ेंगे कि वो हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया पिक्सल क्या होता है और मैट्रिक्स क्या होती है और जो वैल्यूज होती है के बिट्स क्या होता है, हम रेंज बाउंड कैसे करते हैं। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। सर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मेथड ऑफ इमेज प्रोसेसिंग। ये टॉपिक काम का है क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, जो हमारे थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं। नोट्स मैं दूंगा, मैं जब एक बार नोट्स दे दूंगा तब आप देख के बताना, अगर आप लोग को उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट करना हो या कुछ अलग करना हो तो बता देना। और अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो तो आप हो सके तो मेरे को भेज देना। ठीक है? सर प्रिपेयर से क्वेश्चन पेपर है, लेकिन वो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर है, लेकिन वो उस क्वेश्चन पेपर के जो पैटर्न है वैसा नहीं आता है ऑफलाइन एग्जाम पे, तो वही हाँ, डिफरेंस है। ऑफलाइन एग्जाम हाँ, ऑफलाइन एग्जाम काफी डिफरेंट होता है। अभी जो जैसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रहा था वहां पे भी ऑफलाइन जो एग्जाम होते हैं वो अलग होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर मिलता है कितना भी पुराना तो एक बार देख लेना उसको। अपन जो जो यूनिट कंप्लीट होती जाएगी उसमें अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो उसको अपन लोग फिर से एक बार कर लेंगे। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग तीन टाइप से होती है। मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको सिर्फ दो टाइप लिखा रहे मिलेगा, एक एनालॉग और एक डिजिटल। बट एक तीसरा टाइप भी होता है जिसको हम ऑप्टिकल इमेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। सबसे पहले हम इसी को समझ लेते हैं क्या होता है। इसके पहले एक डायग्राम दिखाता हूँ मैं। ये मैंने उस दिन भी समझाया था, बट फिर से एक बार अपन गो थ्रू कर लेते हैं इसमें। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये इमेजिंग सिस्टम है। इमेजिंग सिस्टम क्या होगा? कैमरा। कैमरे ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज को कैप्चर किया। अब अगर ये एनालॉग इमेज कैप्चर करेगा और उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सैंपल और क्वांटाइजेशन। सैंपलिंग, सिग्नल की सैंपलिंग करेंगे और क्वांटाइजेशन करेंगे। ये एक्चुअली हम पढ़ेंगे सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन होता क्या है, इसके हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे एक तो, ताकि आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आ जाए कि सैंपलिंग और क्वांटाइजेशन होता क्या है। उसके बाद इसको स्टोर किया जाएगा किसी न किसी डिस्क में, फिर डिजिटल कंप्यूटर में उसको फिर हम प्रोसेस कर पाएंगे। तो ये जो चीज है, हमने ऑब्जेक्ट को देखा और ऑब्जर्व किया, यानी कि सिर्फ इन दोनों को। यहाँ पे क्या है? कैमरा यूनिट है और एक ऑब्जेक्ट है। सिर्फ यहीं पे जो प्रोसेसिंग करेंगे उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इमेज प्रोसेसिंग। वो करते कैसे है बता रहा हूँ। डेफिनेशन अगर लिखनी हो इसकी तो हम ऐसा बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ रेडिएशन सोर्स। रेडिएशन सोर्स यानी क्या होगा? लाइट, जो भी लाइट पड़ रही है उस पर। रेडिएशन सोर्स, द ऑब्जेक्ट एंड अदर ऑप्टिकल प्रोसेसेस। इन सब के इन्वॉल्वमेंट को हम ऑप्टिकल इमेज रिकॉग्निशन बोलते हैं। एक एग्जैक्ट इसका एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, 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 शटर स्पीड पता है आप दोनों को? तो यानी कि फ्रेम पर सेकंड जो होता है वो कुछ। हम्म, अगर मान लो मैंने शटर स्पीड को बढ़ा दिया, उससे क्या होगा? लाइट ज्यादा अंदर आएगी लेंस के कि कम अंदर आएगी? ये पता नहीं सर। शटर स्पीड आप ऐसे समझो, आपकी आंख के आगे जो लेड है ना, वो एक तरीके से शटर है। जैसे आप लेड बंद करोगे तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, आप लेड खोलोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, अगर आप बहुत तेज आंख बंद चालू करोगे तो आपको जो चीज दिख रही है वो क्लियर नहीं दिखेगी, है ना? इट मीन्स अगर मैं शटर स्पीड को मैं इंक्रीज करूं तो जो इमेज क्वालिटी है
रिड्यूस हो सकती है, मैंने बोला ये जरूरी नहीं कि होगी, ठीक है, क्योंकि इसकी कंडीशन। और अगर मैं शटर स्पीड को डिक्रीज करूं तो इमेज जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सकती है। अब इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं। आप लोग चाहो तो कैमरे से यूज करके देखना, ठीक है। एक प्रो मोड आता है कैमरे में आजकल, जितने भी कैमरा एप्लीकेशन होते हैं, जिसमें हम शटर स्पीड को बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो आज वो करके देखना आप लोग। अगर आपको कोई सपोज सूरज की फोटो खींचनी है डायरेक्ट, आप नॉर्मल फोटो खींचोगे तो पूरी ऐसी अजीब सी दिखेगी, यानी कितनी ज्यादा वाइट 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 दिखेगा कि वो फोटो खींच नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप शटर स्पीड को इंक्रीज कर दोगे तो जो आपको सूरज ऐसा दिख रहा था ना, जलता हुआ बहुत तेज, वो आपको सिर्फ गोल दिखेगा, बॉल, एक येलो कलर की गोल बॉल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इमेज क्वालिटी इंक्रीज हो गई। तो इसलिए मैंने बोला था कि कोई जरूरी नहीं कि शटर स्पीड इंक्रीज करने से इमेज क्वालिटी डिक्रीज होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डिक्रीज होती है, ठीक है। अगर उसमें, और ये जो इसका जो लाइट है सन की, इसको हम बोलेंगे रेडिएशन, यानी तो इसका जो ल्यूमिनस वैल्यू होती है ना, ल्यूमिनेसेंस करके एक वैल्यू होती है, क्या बोलते हैं उसको, ल्यूमिनोसिटी, उसकी जो ल्यूमिनोसिटी है, ठीक है। अगर किसी चीज की ल्यूमिनोसिटी ज्यादा है तो वहां पे हमको शटर स्पीड को तेज रखना पड़ेगा, और अगर किसी में ल्यूमिनोसिटी कम है तो वहां पे हमको शटर स्पीड को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। आजकल आपने देखा होगा सारे कैमरे में नाइट मोड आता है। तो एक्चुअली वो नाइट मोड कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ केवल शटर स्पीड को रिड्यूस कर देता है। उसकी जो सेटिंग होती है वो शटर स्पीड को रिड्यूस कर देता है। तो जो हम शटर स्पीड के साथ खेल रहे हैं, ये एक तरीके से ऑप्टिकली हम इमेज को प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि ऑप्टिकली हम इमेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, यानी कि उसके हम प्रोसेसिंग को अच्छा कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं। ये हो गया हमारा किसका, ऑप्टिकल प्रोसेस का। ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, उस पर हम रेडिएशन बढ़ा दो, रेडिएशन बढ़ा दो मतलब अगर मान लो वहां पे लो लाइट है तो वहां पे लाइट बढ़ा दो। फ्लैश से हम रेडिएशन इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है लेंस का अपर्चर। वो अपर्चर भी डिफाइन करता है कि जो लेंस है वो कितनी लाइट को अपने अंदर आने देता है, यानी कि कितनी लाइट एब्सॉर्ब करता है, ठीक है। आप लोग को जहां तक पता होगा, नहीं पता तो मैं एक बार बता दे रहा, कोई भी जो इमेज होती है उसको हमेशा जो लाइट से रिफ्लेक्शन आ रहा है उसी चीज को बस वो कैप्चर कर पाता है लेंस, और फिर वही दिखाता है, यानी कि जो लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का जो वेरिएशन होता है सिर्फ वही कैप्चर करता है एक इमेज सेंसर, ठीक है। तो ऑप्टिकल इमेज प्रोसेसिंग आपको समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन एनालॉग इमेज प्रोसेसिंग। सेकेंड, एनालॉग इमेज प्रोसेसिंग। हाँ, एनालॉग इमेज प्रोसेसिंग में मैंने बताया था जैसे एनालॉग सिग्नल होता है उसकी एक रेंज ऊपर नीचे कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो एक ऐसा एरिया है, यानी कि एक ऐसा एरिया है जो कि डील करेगा एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करने में वाया एनालॉग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। एक मैं एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, डिजिटल नहीं, सिग्नल। उससे आपको शायद इमेज प्रोसेसिंग भी थोड़ा समझ में आएगा। अ, आप सब लोगों ने वो देखा होगा, एक लाउड स्पीकर होता है ऐसा बड़ा सा, है ना, वो मंदिरों में लगता है, मस्जिद वगैरह में यूज होता हाँ सर। है ना। वो कुछ नहीं करता है, जो भी आप बोल रहे हो ना, यानी कि आप जैसे जो आपकी स्पीच सिग्नल है, सपोज मेरा जो स्पीच सिग्नल है वो ऐसा कुछ होगा, ठीक, ये
मेरा स्पीच सिग्नल है, सपोज अगर मैं इसको देखूं तो ऑब्जर्व करूं किसी इंस्ट्रूमेंट पे, तो क्या करेगा, ये जीरो इसका बेस है और फिर ये हाई गया, फिर हाई गया, फिर बीच में लो गया, नीचे तो जा ही नहीं सकता, सॉरी। वॉइस सिग्नल नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। ये है मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब मैं, यहाँ पे मेरी एम्पलीट्यूड हाई है, यहाँ पे मेरा एम्पलीट्यूड कम है, यहाँ पे मेरा एम्पलीट्यूड सिमिलर है, यहाँ पे मेरा एम्पलीट्यूड बहुत लो है, ठीक। तो ये जो क्या करेगा, ये माइक्रोफोन लाउड स्पीकर टाइप का जो डिवाइस है, वो सिर्फ इतना करेगा, ये जो मेरा सिग्नल है इसको वो इनहेंस कर देगा। तो इसकी जो एम्पलीट्यूड यहाँ तक जा रही थी वो इसके एम्पलीट्यूड को यहाँ तक ले जाएगा, और फिर जो लो यहाँ तक जा रहा था वो लो इतना ही जाएगा, बट बेस सिग्नल ऊपर हो गया तो इसलिए लो भी थोड़ा ज्यादा सुनाई देगा, ठीक है। नॉर्मल जो एनालॉग सिग्नल होता है वो यही करता है। यानी कि उसने क्या किया, जो इलेक्ट्रिकल वैल्यू थी, सपोज मेरे सिग्नल की इलेक्ट्रिकल वैल्यू यहाँ पे थी 2 मिली वोल्ट, उसको उसने यहाँ पे कर दिया 4 मिली वोल्ट, डबल कर दिया। तो अब क्या होगा कि अगर मेरी आवाज 10 फीट तक जा रही थी, अगर मैंने उसको डबल कर दिया तो अप्रोक्सीमेटली 20 फीट तक जानी चाहिए, ठीक है। सिंपल इतना ही। तो इमेज प्रोसेसिंग में क्या होगा कि सपोज जो हमको सिग्नल दिख रहा है, यानी कि जो आपकी भी स्क्रीन पे जो आपको सिग्नल दिख रहा है, अगर आप बहुत दूर बैठ जाओ तो उस सिग्नल को एनहेंस करने के लिए क्या करोगे, आप ब्राइटनेस बढ़ाओगे, यानी तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ाओगे। तो जो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहे हो उसमें क्या हो रहा है, जो भी आपकी प्लाज्मा स्क्रीन है या एलईडी स्क्रीन है, उसमें जो लिमिनोसिटी है, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो या तो बढ़ रही है या तो कम हो रही है, ठीक है। उसको ही हम बोलते हैं एनालॉग इमेज प्रोसेसिंग। यानी कि जो हम टीवी में सेटिंग करते हैं ना कि ये कलर थोड़ा इस डायरेक्शन में चला जाए, ब्लू थोड़ा ज्यादा दिखे, रेड थोड़ा कम दिखे, या तो शार्पनेस बढ़ जाए या तो ब्राइटनेस बढ़ जाए, तो वो एक तरीके से हो गया एनालॉग इमेज प्रोसेसिंग जो हम टीवी स्क्रीन पे कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक। अगर नहीं आ रहा है कुछ ना तो आप प्लीज पूछ लेना, ठीक है, आप लोग पैसे दे रहे हो पढ़ने के। नेक्स्ट, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। ये तो पूरा टॉपिक ही अपना यही है, ठीक है, जब से इसी के बारे में ओवरव्यू ही ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, एक डिजिटल सर्किट होगा, एक सिस्टम होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा और एक एल्गोरिदम होगा, जिससे हम इमेज प्रोसेसिंग को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अभी हाल फिलहाल के लिए इसको अपन इतना ही समझते हैं, ठीक। अब ये रहा, ठीक है। ये एक्चुअली अपन ने अभी तक सिर्फ रिवीजन ही किया है और थोड़े 4-5 पॉइंट और ऐड हुए हैं, ठीक है। अब डिजिटल इमेज मैं बता चुका हूँ आपको डेफिनेशन थोड़ी देर पहले। ये ओरिजिनल इमेज थी सपोज, ठीक है। ये है किसी का चेस्ट का स्कैन है, ठीक। ये भी मैंने इंटरनेट से निकाली है और ये प्रोसेस्ड इमेज है। इस इमेज और इस इमेज में आप लोग को डिफरेंस दिख रहा है? हाँ सर, वाइट ज़्यादा है इसमें। सर वाइट ज्यादा है, ठीक है। इस चक्कर में क्या होगा, जो लंग्स के बाजू का जो लंग्स में जो एरिया है, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या इशू है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा टार है लेकिन इस एरिया पे टार नहीं है, इस एरिया पे, ठीक है। अभी याद होगा कोविड के टाइम पे कई जगह पे सिटी स्कैन करके ही पता कर पा रहे थे अपन, लंग्स का जो इमेज निकाल के पता कर पा रहे थे कि सामने वाले को कोविड है कि नहीं। बाकी नॉर्मल टेस्ट वगैरह उसमें फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव बहुत आ रहा था, हाँ सर। ठीक है। तो ये इमेज प्रोसेसिंग सही हो पाता है, ठीक है। ये मेडिकल इमेजिंग का एक एग्जाम्पल है, ठीक। अपन सिंपल इमेज मॉडल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सिंपल इमेज मॉडल में, हाँ, ये क्या होता है कि जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल होगा, इमेज को हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं सिंपल इमेज मॉडल, ठीक है।
इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी इमेज को हमें सैम्पलिंग करनी पड़ेगी और क्वांटाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल इतना ही है। कोई भी एफ एक्स वाई मस्ट बी डिजिटाइज बोथ स्पेशली एंड इन एम्पलीट्यूड। तो जो हमारा स्पेशल कोऑर्डिनेट में जो हम इमेज को कन्वर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग, और जो हमारा एम्पलीट्यूड में जो हम डिजिटाइजेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट है तो उसको हम बोलेंगे ग्रे लेवल, और अगर वो कलर है तो हम उसको बोलेंगे कलर क्वांटाइजेशन, या शायद एक और टर्म यूज होता है, पता करके एक और मैं बताऊंगा। ठीक है, हम समझते हैं होता कैसे। इसमें टर्म याद रखने की क्या क्या है, स्पेशल कोऑर्डिनेट में सैम्पलिंग, एम्पलीट्यूड में क्वांटाइजेशन। ठीक है, किसी भी इमेज को डिजिटाइज करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही होगा, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है। तो ये हमारा एक सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल एग्जांपल है, अभी अपन ने पढ़ा है एनालॉग सिग्नल इसी टाइप का होता है। ठीक है, इसके हर इंस्टेंट पे एक वैल्यू है, यहाँ पे एक अलग वैल्यू, यहाँ पे एक अलग वैल्यू है, यहाँ पे एक अलग वैल्यू, हर इंस्टेंट पे एक अलग वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो अगर इस टाइप से हमें कोई सिग्नल मिलेगा तो उसकी अगर हम मैट्रिक्स बनाएंगे तो बहुत ज्यादा हौच पौच बनेगी, और इतनी ज्यादा बड़ी मैट्रिक्स बनेगी जिसका कोई हिसाब नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको इसकी सैम्पलिंग करते हैं और इसको क्वांटाइज करते हैं। वो होता क्या है, मैंने आपको बताया, स्पेशल कोऑर्डिनेट पे जो हम करेंगे उसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं। स्पेशल कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा टाइम एक्सिस पे, एक्स वाई। हाँ एक्स और वाई स्पेशल सही। तो हम टाइम एक्सिस जो है अभी अपना, इसकी हम सैम्पलिंग कर देंगे। सैम्पलिंग यानी सैम्पलिंग, नॉर्मल सैम्पलिंग से पता चलता है कि अगर मान लो एक बकेट है, बकेट नहीं सॉरी कंटेनर है, उस पे बहुत सारे एप्पल रखे हुए हैं। ठीक है, मान लो ये एप्पल है, दिख तो नहीं रहे, एप्पल रखे हुए हैं, और सामने एक शॉप है बहुत बड़ी। वो ये बोल रहा है कि जो यहाँ पे मैंने सैंपल रखे हैं, मेरी शॉप में यही सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आप सैंपल देख के बता सकते हो कि आपको शॉप में जाना है कि नहीं, एप्पल खरीदने की नहीं शॉप से। ठीक है, तो सैम्पलिंग कर क्या रही है, यानी कि हम एक किसी बड़ी चीज को छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी तो उसको छोटे फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक है, तो जो बड़ा सा सिग्नल था, सपोज टाइम था 0 से लेके 10 सेकेंड तक, तो उसको हर 1 सेकेंड पे हमने मार्क कर दिया। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये 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 तो ये हो गई हमारी सैम्पलिंग। अब इससे फायदा कैसे होगा हमें, ये देखते हैं। हमें जब हमने सिग्नल को कितना फिर इतना तोड़ दिया है, एक ये सिग्नल हो गया, एक ये सिग्नल हो गया, एक ये सिग्नल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, हमने सिग्नल को तोड़ दिया। अब क्वांटाइजेशन क्या करेंगे, जो एम्पलीट्यूड वाला लेवल है इस साइड जो है, ये एम्पलीट्यूड वाला, इसको भी हम ऐसे ही तोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि कुछ भी अलग अलग पार्ट में, जैसे 7 तक हाई गया है तो 7 या 8 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब नॉर्मल जो यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे एक वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू आई 5 कॉमा, इसकी वैल्यू आई 7 कॉमा, इसकी वैल्यू आई 6 कॉमा, यहाँ पे वैल्यू आई 1 कॉमा, यहाँ पे आई 2, यहाँ पे आई 4, यहाँ पे आई फिर 7, यहाँ पे आई 4, यहाँ पे आई 3, यहाँ पे आई 2, यहाँ पे आई 5। ये सिग्नल के हमने टोटल 10 वैल्यू ले ली। ठीक है,
और इनकी जो रेंज है वो कहाँ से है, तुम्हारी 0 से लेके 7 तक। 0 कहीं है नहीं, 1 से लेके 7 तक इसमें दिख रही है, क्योंकि 0 यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता जितने हमने सैंपल लिए। अब अगर मान लो कोई और जो बंदा होता, वो ऐसा भी ले सकता था सैंपल, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। मैंने 1 सेकंड पे लिया, सपोज तुम लेते इसको 0.5 सेकंड पे, तुम्हारी वैल्यूज कितनी आती, मेरे से डबल आती। ठीक है, यानी इस वैल्यू का 2 टाइम्स। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये वाली वैल्यू डबल हो जाती, बस इस वैल्यू का यानी कि क्वांटिटी 2 टाइम्स हो जाती है। और उसकी वैल्यू कैसे आती, 5,6,7। इसके बीच में जो 6 था मिसिंग, वो भी आ गया। ठीक है, सैम्पलिंग में एक ये प्रॉब्लम होती थी कि जो हम वैल्यूज ले रहे हैं, तो कई बार हमारी कुछ वैल्यूज मिस हो जाती है। तो उसको हम कैसे रिमूव करते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, और उसको हम कैसे निकालते हैं, यानी कि सैम्पलिंग कैसे करते हैं एक सिग्नल का, क्वांटाइजेशन कैसे करते हैं एक सिग्नल का, और कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटाइजेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पढ़ने का। ठीक है, समझ में आया? एक और बात बताऊं, हेलो, हाँ सर। हेलो। समझ में आया आप दोनों को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो सैम्पलिंग क्या होती है, अभी हाल फिलहाल के लिए बस इतना समझ लिए, जो स्पेशल कोऑर्डिनेट पे हम करेंगे उसको हम सैम्पलिंग बोलेंगे। ठीक है, और जो हम एम्पलीट्यूड पे करेंगे उसको हम क्वांटाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, और सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन के बाद जो भी हमारा एनालॉग सिग्नल होता है, वो डिजिटल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो याद होगा अभी हमने शुरू में एक पढ़ा था ए टू डी कन्वर्टर। ए टू डी कन्वर्टर यानी होता क्या है, इट इज नथिंग बट सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन करने का एक डिवाइस। ठीक है, आया समझ में आपको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो अभी अपन ने सिर्फ कितना पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कैमरा होता है वो कैसे इमेज को कैप्चर करता है। ठीक है, अब अपन ने जो इमेज आ गई अपनी, जो एनालॉग इमेज थी, एनालॉग इमेज क्या होती है ये अपन को पता चल गया, डिजिटल इमेज क्या होती है ये अपन को पता चल गया। हालांकि डिजिटल इमेज क्या होती है ये भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि वो किस तरीके की होती है, जब हम सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन देख लेंगे किसी इमेज का तो हमको पता चलेगा। ठीक है, बट एक ओवरव्यू मिल गया कि डिजिटल इमेज एनालॉग इमेज से कैसे अलग होती है। अब ए टू डी कन्वर्टर कैसे काम करता है, सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन कैसे होती है, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, हेलो, हाँ ठीक सर। ठीक है सर। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लास रैप अप करते हैं। और ये जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है ना, इसका मैं आप लोग को या तो टाइप नोट्स या तो हैंड रिटन नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। सर। ओके हाँ, सर। सर नेक्स्ट 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 कब है? क्लास कब करनी है? नेक्स्ट क्लास? आप लोग की क्लासेस रहती है ना सुबह से? नहीं सर, अभी इस हफ्ते में 2 दिन ही कॉलेज हो रही है और बाकी समय कॉलेज नहीं है अभी। अच्छा, ऐसा चल रहा है। हाँ सर। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास कब करनी है आपको, ट्यूसडे कि मंडे? सर एक बार डिस्कस करके आपको ग्रुप में बता दूंगा तो चलेगा फिर? हाँ बिल्कुल, कोई इशू नहीं। ठीक है, सर एक आप लोग एक, क्वेश्चन। हाँ सर, एक हाँ क्वेश्चन है सर। पूछिए। सर आपने हाँ कहा पूछिए। था कि जो टीवी में जो एनालॉग सिग्नल, एनालॉग दिखाया जाता है इमेज को, तो वहाँ पे थ्री हाँ डी हाँ थ्री डी हाँ नहीं हाँ होता है। हाँ, नहीं होता है। हाँ। लेकिन सर जो टीवी में तो कुछ कुछ टीवी में थ्री डी देखा जाता है, तो वो क्या होता है सर? हाँ, जैसे हम थ्री डी मूवी देखते हैं वो क्या होता है ना, हाँ सर वही। जैसे आप थ्री डी मूवी देखने जाते हो वो क्या होता है, वो एक्चुअली एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। जब आप थ्री डी मूवी देखने जाते हो तो आपको नहीं ग्लासेस दिए जाते हैं पहनने के लिए। हाँ सर दिया जाता है। हाँ, तो वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, अगर आपको ग्लासेस नहीं दिए जाएंगे तो आपको थ्री डी नहीं महसूस होगा। हाँ सर। ठीक है, तो कोई भी जो यानी कि कोई भी इमेज होती है, उसको जब तक आप इल्यूजन नहीं दोगे तब तक वो थ्री डी में नहीं बनेगी या फोर डी नहीं बनेगी। ठीक है, फोर डी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज
आपको पता है 4D इमेज भी आ चुकी है। हाँ सर पता है, लेकिन कैसा होता है वो नहीं पता। देखो, जो 2D होती है उसमें क्या होता है, दो किसी भी चीज के यानी कि दो सेंसरी ऑर्गन काम कर रहे हैं, ठीक है। आप एक बार सुन भी रहे हो और आप देख रहे हो, ठीक है, तो इसलिए वो 2D इमेज है, 2D मूवी है, ठीक है। जो 3D होती है उसमें क्या होता है कि आप उसको महसूस कर पा रहे हो, ठीक है। और जो 4D होगा ना, तो उसमें आप जो चीज यानी कि फील कर रहे हो वो आपको एक्चुअली में होगी। तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि एक कहीं छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो जो उसमें चेयर थी ना, वो एक्चुअली उस तरीके से मूव करती थी, या तो अगर मान लीजिए आप किसी जंगल में गए, यानी कि आप 3D ग्लासेस लगा रहे हो, आप जंगल पे जा रहे हो, तो जंगल की जो स्मेल होती है ना, वो आपको जो चेयर से कोई चीज इमिट होती थी, तो आपको स्मेल भी करवाती थी, ठीक है। तो एक 4D एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी अलग अलग जगह। और जो आप 3D गेम खेलोगे तो उसमें भी यही होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा हो रहा है, बट ऐसा असल में ऐसा नहीं होता, वो एक इल्यूजन होता है। जैसा कि वीआर में होता है, जैसा जैसा, वीआर में होता है जो आंखों में पहना जाता है ग्लास। हाँ, हाँ, वर्चुअल रियलिटी, हाँ, वर्चुअल रियलिटी में। ठीक है, वो एक इल्यूजन है, ठीक। वो कैसे काम करता है उसके लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, ओके सर। ठीक। चलो, तो नेक्स्ट क्लास कब करनी है आप लोग बताइएगा मेरे को। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, बाय Thank बाय। you, sir. थैंक यू, गुड डे।